डियर फ्रेंड्स, अपेक्स ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज जो पढ़ेंगे अपन जातिवृत्तीय संबंध पढ़ेंगे। ठीक है, जातिवृत्तीय संबंध और 5 जगत वर्गीकरण का जो है उसकी विशेषता है। ठीक है, इससे पहले आपको 5 जगत वर्गीकरण बता दिया था मैंने कि R.H. व्हिटेकर जो थे, कौन, R.H. व्हिटेकर। ठीक है, व्हिटेकर इन्होंने दिया था 5 किंगडम 1969। ठीक है, कौन कौन से थे वो भी बता दिया था। ठीक है, सबसे पहला आता है मोनेरा। ठीक है, उसके बाद आता है प्रोटिस्टा। ठीक है, उसके बाद आता है फंजाई, उसके बाद आता है प्लांटी और उसके बाद आते हैं एनिमेलिया। तो ये 5 जगत जो इन्होंने सभी जीवों को 5 जगत में बांटा था। ठीक है, तो आज अपन जातिवृत्तीय संबंध पढ़ेंगे और ये 5 जगत वर्गीकरण से संबंधित है ना, और 5 जगत वर्गीकरण की विशेषता है। स्टार्ट करते बिना देरी किए। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। ठीक है, स्टार्ट करते अपन। देखिए, हेडिंग दे रखी जातिवृत्तीय संबंध। ठीक है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। किसी जाति के विकासात्मक इतिहास को उसकी जातिवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? जातिवृत्ति। जो भी उसके विकास का इतिहास होता है उसको फाइलोजेनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनी। ठीक है, या जाति प्रति। देखिए, आधुनिक वर्गीकरण में जातिवृत्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है तथा 5 जगत वर्गीकरण भी जातिवृत्ति पर आधारित है। किस पर आधारित है? जातिवृत्ति। 5 जगत वर्गीकरण में पहले उत्पन्न जीवों को क्रमशः बाद में रखा गया। विभिन्न प्रजाति के विकासात्मक अध्ययन से ज्ञात होता है कि विभिन्न प्रजाति का विकास परस्पर दिखाई देता है ना। अगर अपन अलग अलग जातियों का विकासात्मक अध्ययन करेंगे तो क्या होगा, अपने को विभिन्न प्रजातियों का विकास जो है परस्पर दिखाई देता है और इसे ही जातिवृत्तीय संबंध कहते हैं। क्या बोलते हैं? फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। कार्बनिक विकास के समय क्या होता है? सर्वप्रथम अकोशिकीय जीवों जैसे प्रोटोवायरस की उत्पत्ति हुई। ठीक है, जब ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हुआ तो सबसे पहले सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकोशिकीय, ठीक है, प्रोटोवायरस की उत्पत्ति। ये ऐसे सजीव थे जिनमें सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण होते थे। ठीक है, कैसे सजीव थे? जिसमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लक्षण थे। इसी कारण क्या हुआ, विषाणु को सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहने लगा। ठीक है, जो वायरस है उसको सजीव और निर्जीव के बीच ही कड़ी कहा जाए, क्योंकि उसमें दोनों के कैरेक्टर होते हैं, लिविंग के भी और नॉन लिविंग के। इन अकोशिकीय विषाणु से बाद में प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले मोनेरा जगत की जीवित। ये जो अकोशिकीय संरचना होती है विषाणु है ना, इनसे ही बाद में क्या हुआ, प्रोकैरियोटिक कोशिका जो होती है, जो मोनेरा जगत की जीवों में पाई जाती है, उसकी उत्पत्ति हुई। बाद में मोनेरा से प्रोटिस्टा जगत की जीवधारी की उदय हुआ। ठीक है, मोनेरा से प्रोटिस्टा बना। प्रोटिस्टा जगत के जीवों के विकास के बाद पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत के जीवों का विकास विभिन्न दिशाओं में हुआ। ठीक है, तो सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई प्रोटोवायरस की हुई। उस प्रोटोवायरस में क्या था, सजीव और निर्जीव दोनों के लक्षण था। ठीक है, जिसके कारण क्या है, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच ही कड़ी कहा जाए। उसके बाद प्रोटोवायरस से क्या हुआ, मोनेरा जगत के जो जीव है ना, अकोशिकीय जीवों से कोशिकीय जीवों का विकास हुआ और मोनेरा जगत के जीवों में किसी प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है ना, तो प्रोकैरियोटिक संरचना वाले जीवों की उत्पत्ति हुई ना। मोनेरा से प्रोटिस्टा जगत और प्रोटिस्टा के बाद अपन आगे चलते तो पादप जगत, कवक जगत और जंतु जगत, इन तीनों का विकास हुआ विभिन्न दिशाओं। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शंस में। अब देखते हैं अपन 5 जगत वर्गीकरण के लाभ। एडवांटेज ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या क्या लाभ हैं? ठीक है, इस वर्गीकरण में प्रोकैरियोटिक कोशिका संरचना वाले समस्त जीवों को पृथक जगत मोनेरा में सम्मिलित किया गया है ना। इसमें क्या किया कि जिन ऐसे जीव जिनकी भी कोशिका संरचना प्रोकैरियोटिक थी, उन सभी को एक ही जगत मोनेरा जगत में सम्मिलित कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि ये अपनी कोशिका संरचना, प्रजनन, कार्यात्मक संगठन अन्य जीवों से भिन्न थे। ठीक है, क्यों रखा गया? क्योंकि इनकी जो कोशिका संरचना थी, प्रजनन था और प्रकार्यात्मक संगठन था, अन्य जीवों से भिन्न था, जिसके कारण प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया। आगे देखते हैं अपन इस वर्गीकरण में युगलिना जैसे पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, जो जगत प्रोटिस्टा में सम्मिलित किया गया। इसमें क्या किया, युगलिना है ना, जिसमें पौधे और जंतु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया। किस में रखा गया? प्रोटिस्टा में।
इस वर्गीकरण में एक कोशिकीय बहुकोशिकीय जीवों को अलग अलग रखा गया। ठीक है, इसमें सिंगल सेलुलर और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो थे दोनों को अलग अलग रखा गया, साथ में नहीं रखा गया। आगे देखते अपन तो इस वर्गीकरण में कवकों को पृथक जगत में रखा गया क्योंकि इनका अपना जैव रासायनिक प्रकार्यात्मक संरचनात्मक संगठन जो कि पौधों में नहीं पाया जाता। ठीक है, इसमें क्या किया, फंजाई जो है कवक, उनको भी अलग जगत में रखा गया क्योंकि उनका जो जैव रासायनिक फिजियोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल संगठन जो होता है ऑर्गेनाइजेशन, वो पौधों में नहीं पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह वर्गीकरण कोशिकाओं की जटिलता, शरीर का संगठन, पोषण विधि पर आधारित होता है। ठीक है, इसमें क्या है, एक तो कोशिकाओं की जटिलता। ठीक है, कोशिका कैसी है, मल्टी सेलुलर है या असेलुलर है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, शरीर का संगठन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, पोषण विधि, न्यूट्रिशन किस प्रकार का है, ऑटोट्रोपिक है या हेटेरोट्रोपिक है, किस प्रकार का है, ये विकास के क्रम को सही ढंग से प्रदर्शित करता है। ठीक है, यह वर्गीकरण द्विजगत वर्गीकरण से अधिक प्राकृतिक होता है क्योंकि यह विभिन्न जीवन शैली की जातिवृद्धि प्रदर्शित करता है ना। ये जो वर्गीकरण जीव द्विजगत वर्गीकरण जो केरल लिनियर्स ने दिया था उससे अधिक प्राकृतिक होता है। इसमें क्या किया, विभिन्न जीवन शैली को जातिवृद्धि प्रदर्शित करता है। ठीक है, इस वर्गीकरण में स्वपोषी और विषमपोषी जीवधारी को अलग अलग रखा गया है ना। इसमें ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप एनिमल जो है उन दोनों को अलग अलग रखा गया, दोनों को साथ में नहीं रखा गया। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और अपने मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।